हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वोमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वोमेन और सेंट्रल डिशेस वोमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर रवल में, जो कि ऑकलैंड का होम ग्राउंड है। तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो ऑकलैंड वोमेन अभी आगे चल रही है और हमेशा ही आपको देखने को मिलता है ऑकलैंड वोमेन डोमिनेटिंग टीम है। वेलिंगटन वोमेन के बाद इनका नंबर आता है वोमेन सुपर स्मैश में। लेकिन अभी इस सीज़न में क्या चल रहा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अभी तक शायद एक भी मैच जीती जीती नहीं थी पिछले मैच से पहले तक। लेकिन आखिरी मैच में बारिश के चलते जब मैच छोटा हो गया तो एनलो वैन डेवेंटन ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और उनके उस पारी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने जो है जीत दर्ज करा था और वही उनका पहला जीत है। लेकिन अभी इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जीतने के अलावा। ठीक है। पिछले मैच पर भी जो चीज़ हुआ था कि जेस वाटकिन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी। हालांकि मैच छोटा हुआ था, एज ए फैंटेसी प्लेयर वो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थी। लेकिन आपने नोटिस करी होगी बहुत खास कुछ वहाँ पर भी उन्होंने नहीं करा था। 20-25 रन, एक विकेट और शायद कैच वगैरह पकड़ी होंगी, ऐसा कुछ करके उन्होंने 60+ कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिया था। तो अभी भी उस तरह का लीथल फॉर्म जो हम जेस वाटकिन से उम्मीद रखते हैं वो नहीं दिखा पा रही है। ऑकलैंड बड़े ही आराम से लगातार मैचेस को जीतते आ रहे हैं और आखिरी मैच में तो एना पीटरसन जो इनकी मेन मतलब ऑलराउंडर भी थी, टीम की कैप्टनसी भी कर चुकी हैं कभी कभार, तो ये अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने बहुत आसानी से जीत हासिल करा था। इनके जगह पर जो जेस प्रसाद आए थे, जो हमारे लिए बहुत बड़े पंड थे, उन्होंने 3 विकेट निकाला था और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है ऑकलैंड की तरफ से। बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है उनका। बैटिंग में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन आखिरी मैच में बैटिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ था। इस फिक्सचर के बारे में बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच ऑलरेडी हो चुका है 31 जनवरी को, पिछले साल को। तो वहाँ पर भी आसानी से ही, मतलब आसानी से नहीं, ऑकलैंड ने जीत हासिल करा था। इस फिक्सचर में जो होता है पहले दो जो मैच में आपको दिखाऊंगा उसके बाद से आप देखेंगे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स हारी है ज़्यादा, लेकिन एज ए बैटिंग साइड उन्होंने बहुत बुरा यहाँ पे नहीं करा है। इवन आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पर भी विद द बैट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बहुत बुरी थी नहीं। मैच ज़रूर वो हार गए थे, लेकिन उतना ख़राब इनका परफॉर्मेंस था नहीं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका था आप कह सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस फिक्सचर में जो हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रखते हैं। तो वो कौन है और किस किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ों में नोटिस करना होगा इस फिक्सचर में, वो हम देखते हैं आगे। तो देखिए पहला मैच, देखिए यहाँ पर ऑल आउट वो नहीं हुए थे, लेकिन बैटिंग बहुत खास भी नहीं हुआ था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पर बॉलिंग से लीड किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग अभी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाती हैं और ये कुछ विकेट टेकर से ऑकलैंड ने चेस कर लिया। बहुत ज़्यादा कोई कॉमन प्लेयर्स यहाँ पे नहीं थे। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एनलो वैन डेवेंटर, आर्मस्ट्रॉन्ग बॉलिंग से और यहाँ से वाटकिन रोए। अगला मैच, यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑल आउट तो नहीं हुई थी, लेकिन रन भी वो ज़्यादा नहीं बना पाए थे। यहाँ पर भी रोए, पीटरसन, केली के विकेट से। ऑकलैंड की तरफ से हडलस्टोन के यहाँ पर रन थे, रोजमेरी मैर जो अभी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड की बैटिंग भी बहुत खास यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन चलिए जीत तो जीत होती है। अभी आखिर के जो 3 मैचेस हैं वो देख लीजिए। पहले पिछले सीजन के 2 मैचेस देख लेते हैं। ये मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था, 161 उन्होंने बनाया था। वाटकिन, साथ में कनिंगहैम, डॉड, इनके परफॉर्मेंसेस थे। हडलस्टोन, पीटरसन के एक करके विकेट। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई, पर्किंस के रन्स थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने यहाँ पर भी परफॉर्म करा, पीटरसन, और बॉलिंग में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। सेकेंड लास्ट मैच, यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था। यहाँ पर भी स्कोर्स काफ़ी अच्छे बने थे। यहाँ पर भी वाटकिन, साथ में डॉट, और इस बार नीचे रोजमेरी मार का परफॉर्मेंस आया। बॉलिंग से फिर से आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए वही नाम। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई। हडलस्टोन के यहाँ पर भी कुछ रन्स थे, पर्किंस के यहाँ पर भी कुछ रन्स थे। केली का परफॉर्मेंस यहाँ पर था और रोजमेरी मैर के विकेट। केली हमेशा ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, अगर आपने नोटिस करी होगी। अ, देखो यहाँ पे 1 विकेट इनका था, यहाँ पर 2 विकेट। इस फिक्सचर में हालांकि कुछ खास था नहीं। उसके बाद यहाँ पर 2 विकेट, 26 रन। और आखिरी जो मैच हुआ था, यहाँ पर ऑकलैंड ने जीत हासिल करा था, 158 बनाए थे। लॉरेन डाउन, एना पीटरसन, केटी पर्किंस, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके परफॉर्मेंसेस थे। वाटकिन के 2 विकेट। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने चेस तो नहीं किया, लेकिन 150 तक वो भी पहुंच गए थे। डॉट के साथ हैना रोए का परफॉर्मेंस दिख जाएगा और केली ने यहाँ पर भी 4 विकेट निकाले हुए हैं। ठीक है, साथ में हडलस्टोन। तो कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मर्स आपको इस फिक्सचर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से, जैसे कि केली का नाम मैंने आपको पहले बताया है। इसके सिवाय नटाली सा नाम है इनका, डॉड और हडलस्टोन, इनका आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हडलस्टोन को यहाँ पर भी आपको आप दिख जाएंगे कि 30 रन उन्होंने बनाए थे और 1 विकेट। डॉड का यहाँ पर रन था। वाटकिन का तो वही रहता है, कुछ रन्स और एक आध विकेट। उसके बाद डॉट का यहाँ पर भी रन था। ठीक है, हडलस्टोन की 1 विकेट। यही कुछ स्पेसिफिक्स जो नाम है। हडलस्टोन के यहाँ पर ही 25 रन, 1 विकेट।
ठीक है ना, रोए ने भी कुछ कुछ मैच में कंट्रीब्यूट करे हैं। तो यही है, लेकिन जो चीज़ समझने लायक है कि रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं, एक तो मतलब 2 मैच वही पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती है, रिसेंट जो 3 मैचेस हुए हैं उनमें से। और आखिरी मैच पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है सही रही थी। मैच वो ज़रूर जीत नहीं पाए थे, लेकिन बैटिंग यहाँ पर उनका अच्छा ही रह रहा है, हम जैसे नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है। ऑकलैंड की तरफ से बताया जाए तो बॉलिंग डोमिनेशन मतलब कुछ नहीं है, विकेट्स वो ज़रूर निकाल रहे हैं, जैसे कि हमेशा ही आप देख रहे हैं कि जहाँ पर वो जीत भी रहे हैं वहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे कि 6 विकेट, यहाँ पर हालांकि कम विकेट गिरा था, विकेट वो निकाल रहे हैं, लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रन जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बैट्समैन बना के जा रहे हैं। ठीक है। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की अगर हम बात करेंगे तो हैना रोए आपको दिख जाएंगे, आखिरी मैच में भी उन्होंने रन बनाया था, 42 का औसत है इनका, नॉट आउट नहीं है कई बार, लेकिन एवरेज वाइज यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, और हडल स्टोन के बैटिंग से अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं। इसके सिवाय भी आपको केटी पर्किंस दिख जाएंगी, आखिरी 2 मैच पर इनके भी कुछ स्टार्ट्स थे। ठीक है, हालांकि फिनिश नहीं कर पाई है एक भी मैच पर, लेकिन स्टार्ट उन्होंने हमेशा ही ले रखा है। और बॉलिंग में रोजमेरी मैट थी जो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ से ऑकलैंड की तरफ से सारे के सारे जो बॉलर्स हैं आपको दिख जाएंगे, जैसे कि एना पीटरसन, होली हडलस्टोन, एलिन केली, सबके नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये है कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, और ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड में बताने लायक था। अभी हम अगर हम ग्राउंड के बारे में बात करें तो केटी पर्किंस यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन केटी पर्किंस यहाँ पर रही है काफ़ी इनकन्सिस्टेंट। जिस दिन उन्होंने बनाया है या तो 40-50 के आसपास, और जिस दिन नहीं उस दिन 20 के भीतर ही उनका जो है मामला निपट जाता है। आखिरी मैच पर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक थी, काफ़ी कम लोगों ने उनको ले रखा था, लेकिन आपने देखा बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, और 50+ कुछ स्कोर उन्होंने बनाए थे बॉलिंग से। एना पीटरसन, हडलस्टोन यहाँ पर भी हैं। इस ग्राउंड में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग बहुत खास नहीं रहती है, अनलेस केटी पर्किंस कुछ करे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे केटी पर्किंस ने कुछ करा है ऑकलैंड की बैटिंग डिसेंट नज़र आई है, और जहाँ पे नहीं कर पाई है वहाँ पर ऑकलैंड की बैटिंग खास कुछ नहीं हुई है। तो देखते रहो, भले ही वो मैच जीते या मैच हारे वो अलग बात है। जैसे कि यहाँ पर वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच था, ये तो हारना ही था, तो यहाँ पर बैटिंग अच्छा नहीं हुआ। पर्किंस ने कुछ रन्स बनाए, 20-25, जैसे मैंने आपको बताया, साथ में नीचे से हडलस्टोन और दिल्ली के कुछ रन्स थे, लेकिन मैच वो हार गए। उसके बाद ये जो मैच था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट, वो आपने देखा। अच्छा, आखिरी मैच जो ये हुआ था, ये वाला, ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे फिरे थे। तो वाटकिन, डॉड, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली, पीटरसन, हडलस्टोन तो है ही, और साथ में हडलस्टोन, पर्किंस, केली, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिन्होंने उस मैच पे अच्छा करा हुआ था। तो ये प्लेयर्स आपके लिए ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से देखो, 138 किसने रन बनाया था? पर्किंस ने। जैसे ही पर्किंस का रन आया, रन कहाँ पे पहुँच गया? सामने वाली टीम चेस नहीं कर पाई। यहाँ पर भी मैच उन्होंने जीता था, जहाँ पर पीटरसन, जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, 10 में से एक मैच ऐसा आता है जहाँ पर पीटरसन भी बैटिंग से कुछ करती हैं, तो वो एक मैच था। यहाँ पर पर्किंस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन पीटरसन ने यहाँ पर अच्छा कर दिखाया था, और चेस कर लिया था ऑकलैंड ने। और ये जो आखिरी मैच था, यहाँ पर भी आपको पर्किंस का ही रोल जो है देखने को मिल जाएगा। तो पीटरसन मतलब 10 में से एक आध मैच में आती है, लेकिन पर्किंस के ऊपर इस फिक्स्ड मतलब इस ग्राउंड पे ऑकलैंड का बैटिंग कैसा होगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब वो अगर अच्छा करती हैं तो ऑकलैंड का बैटिंग काफ़ी अच्छा नज़र आता है, 135-140 के आसपास स्कोर चला जाता है, उसके उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर वो नहीं चलती हैं, और समझ लीजिए 10 में से एक मैच वाला वो पीटरसन का भी नहीं होता है, तो बैटिंग में इनके लो स्कोर्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यही रही सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था, जो ग्राउंड से बताने लायक था। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ समझाया नहीं है, ऑलरेडी टूर्नामेंट बहुत अंत तक आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेइंग 11 की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिकाइला हैंसन वापस आएंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट प्रोबेबली ये रिप्लेस करेंगी एना गैगिंग को। और ऑकलैंड की तरफ से आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो है एना पीटरसन वापस आएंगी। अभी देखना पड़ेगा ये किसको रिप्लेस करती हैं। मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंक जोनास को रिप्लेस वो कर सकती हैं, पिछले मैच पर ये खेली थी, या फिर मैकनील खेली थी, तो उनके जगह पर ये आ सकती है। देखना पड़ेगा किसको ये रिप्लेस कर लेती हैं। अच्छा, एना पीटरसन के वापस आने का मतलब ये हो गया कि फ्रैंक जोनस और जेस प्रसाद के जो ओवर्स हैं वो थोड़े से कम होंगे। रोज़ मैकनील के ओवर्स तो गए ही, वो तो मोस्टली यहीं खेलेंगी, और इनके भी थोड़े से ओवर्स कम होंगे, क्योंकि एना पीटरसन अपना पूरा ओवर जो है करवाती हैं पूरा। ये कैप्टन हसरम चॉइस में वही कुछ नाम हैं जो अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे जो आपको दिखेगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो अभी एक बार डायरेक्टली देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मुझे रिस्क लेना पड़ा है, और वो रिस्क है केटी पर्किंस को मैं नहीं मैनेज कर पा रहा।
ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे उनको भी मैनेज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, ठीक है। जो प्लेयर्स मेरे को चाहिए, नटाली डॉट मेरे को चाहिए, जेस वाटकिन मैं इनको ड्रॉप नहीं कर सकता, मतलब इतना क्षमता तो मुझे नहीं है कि मैं जेस वाटकिन को स्मॉल लीग में ड्रॉप ही कर दूं। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन शायद नहीं बनाऊं, वो एक हो सकता है, लेकिन ड्रॉपेबल प्लेयर तो ये नहीं है। कहीं ना कहीं से 50 पॉइंट इनका कलेक्ट करने का एबिलिटी है। अच्छा, हैना रोए यहाँ पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। ये भी एक ड्रॉपेबल प्लेयर है, लेकिन ज़्यादा कोई ऑप्शंस मेरे पास नहीं है सेंट्रल डिश की तरफ से लेने के लायक, तो मैंने इनको रख लिया है अभी के लिए तो। अच्छा, और उसके बाद एना पीटरसन, हडलस्टोन, केली, ये मेरे लिए चाहिए मेरे टीम में। अभी आप कहाँ के रिस्क ले सकते हो? ग्रीन को तो क्रेडिट मैनेज करने के लिए रख लिया है मैंने, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी लॉरेन डाउन है, हाईली इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन मतलब जिस तरह का बॉलिंग है सेंट्रल डिशेस का, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होने वाली है इनको बहुत बड़ा कुछ करने के लिए। तो 9 क्रेडिट में मिल भी रही हैं, केटी परकिंस से कम क्रेडिट में। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग है, काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म रही हैं, लेकिन वही बात है कि मतलब जिस बॉलिंग के सामने वो आ रही हैं, कर सकती हैं अच्छा कुछ, और एक आध ओवर की बॉलिंग भी करवा लेती हैं, तो सेफर ऑप्शन है। अगर 15-20 रन एक आध विकेट निकाल लेती हैं, तो जो पॉइंट्स वो देंगी, किसी सोल बैट्समैन के लिए वो पॉइंट्स कलेक्ट करना काफ़ी दिक्कत हो सकता है। अच्छा, अभी आप कैसे केटी परकिंस को मैनेज कर सकते हो? आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप यहाँ से समझ लीजिए लॉरेन डाउन को हटा रहे हैं। शशि सहारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम केटी परकिंस को ले रहे हैं। केट गैगिंग है, केट गैगिंग को आप ले सकते हो। इनको एक ही मैच में मौका मिला था, कुछ 30-35 रन उन्होंने बनाए थे, कम क्रेडिट में मिल रही हैं। और जैसे बॉलिंग है ऑकलैंड का, मुझे लगता है कि इनके पास तो प्रॉपरली बैटिंग मिल भी जाएगी, तो यहाँ पर आप केटी परकिंस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे को लॉरेन डाउन तब मिस करना पड़ा है, किसी ना किसी को तो मिस करना पड़ेगा ही, तो लॉरेन डाउन को तब मैंने मिस करा है। अगर आपको लॉरेन डाउन लेना है, आप आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह पर ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है, तो हैना रोए, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन इस फिक्सचर में उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं। जेस प्रसाद को मैंने यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ कि दो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे एना पीटरसन को मैंने रख लिया है, तो बॉलिंग पे इनके जो ओवर्स हैं आ जाएंगे। अगर आपको जेस प्रसाद को लेना है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, या फिर हैना रोए को। तो ये दोनों, ये जो अभी जो टीम का स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ पे ये दोनों हैं ड्रॉपेबल प्लेयर्स। हैना रोए फॉर्म पे नहीं दिख रही हैं, लेकिन याद रखना रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं और प्रॉपर ऑलराउंडर भी हैं, तो अगर बहुत खास नहीं भी करती हैं, अगर 40-45 पॉइंट या 50 पॉइंट दिखे जाती हैं, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग का भी वही है, ठीक है। टेकेबल प्लेयर्स में से, बॉलरों में से, तो पहले मैंने बता दिया है, जेस प्रसाद हैं। आप क्रेडिट सेव करने के लिए फ्रैन जोनस को भी ट्राई कर सकते हो, 8.5 क्रेडिट में ये भी मिल जाएंगी। और अटसूटी कुमार को तो टीम सही से यूज़ नहीं करती है, तो छोड़ देते हैं इनके बाद। और यहाँ पर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर आप केटी परकिंस को मिस कर रहे हैं, तो शशि सहारी को मस्ट ले लेना। केटी परकिंस को ले रहे हो तो शायद उनका रोल नहीं आए। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, तो मुझे लगता है किसी बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाना ही बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जैसा बैटिंग चल रहा है सेंट्रल डिशेस का, स्पेशली मतलब जेस वाटकिन के फॉर्म पे ना रहने के बाद से, तो आप देख ही सकते हैं। तो उस हिसाब से हडलस्टोन फिट से और एलिना केली जैसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। एना पीटरसन भी सही है, अगर बैटिंग फर्स्ट करती हैं आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब 10 में से एक मैच कब आएगा बता पाना मुश्किल है। और बॉलिंग अभी ज़्यादा नहीं करवा रही है, लेकिन 2 ओवर मिनिमम करवा ही रही है, ज़्यादा शायद अपना कोटा जो है ख़त्म ना करवाएं। इसके साथ जेस वाटकिन भी सेफर ऑप्शन होंगी, इनको भी मतलब मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द जनता इनको ही कैप्टन बनाने वाले हैं। सेफ रहने के लिए आप इनके साथ भी जा सकते हो, मुझे लगता है स्मॉल लीग में कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन बड़ी लीग या फिर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, बड़ी लीग भी नहीं, मैं कहूँगा मीडियम साइज लीग, जैसे कि 10 जन खेल रहे हो, 20 जन खेल रहे हो, वहाँ पर ये ऑप्शन हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।